छात्रों, मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। आज विज्ञान विषय में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में लॉरेंज बल का अध्ययन करेंगे। पहले हेडिंग लिख दिया जाए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भाग 6। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे किसी गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, इसी बल को लॉरेंज बल भी कहा जाता है। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण गतिमान हो रहा है, तो उस आवेशित कण पर कितना बल कार्य करेगा, कैसा बल कार्य करेगा, उसी को लॉरेंज बल कहा जाता है। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। इसी बल की गणना हमें करना है आज कि यह बल कितना होता है। आज हम लोग इसकी गणना करेंगे। लॉरेंज बल की परिभाषा लिखना, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पता लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा गतिमान आवेशित कण की दिशा दोनों के लंबवत होता है। यहां बनाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी की दिशा है, इसके ठीक लंबवत
यदि कोई आवेशित कण ये है Q प्लस Q लिखा गया है, आवेशित कण भी वेग से गतिशील है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह इस कण के गति के दिशा के तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत ऊपर कार्य करता है। इसको समझाने के लिए यहाँ एक्सिस बनाई गई है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। मतलब यदि x अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलावे और y अक्ष आवेशित कण के गति की दिशा को बतलावे, आवेशित कण के वेग की दिशा को बतलावे, तो z अक्ष जो है उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा या लॉरेंज बल की दिशा को बतलाता है। अब x y z को आपको समझना है तो किसी मकान के कार्नर को आप समझ लीजिए। ये वाला हिस्सा अगर x मान रहे हैं, ये वाला हिस्सा अगर y मान रहे हैं, तो सीधे ऊपर वाला ये z होता है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब हमको इसका गणितीय मान निकालना है, तो यहाँ जो लिख दिया गया है तो आप मान लीजिए, लिखेंगे माना प्लस Q आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिशील है, तो इस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल F निम्न बातों पर निर्भर करता है। आप नोट करेंगे। इसके बाद किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब उसको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ और मिटा के लिख रहा हूँ। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ बनाया गया कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के से थीटा अंश का कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले नंबर 1, आवेश की मात्रा Q, आवेश की मात्रा Q हम लिखेंगे कि लॉरेंज बल आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, अर्थात लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात
F समानुपाती B। उसके बाद नंबर 3, आवेश के वेग पर अर्थात लॉरेंज बल आवेशित कण के वेग के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती भी। चौथा क्या होता है? आवेशित कण के गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण थीटा के साइन के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती साइन थीटा। ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों पर लॉरेंज बल कैसे निर्भर करता है बता दिया। नंबर 1 F समानुपाती Q। Q क्या है? आवेश की मात्रा। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात B। F समानुपाती B। फिर है आवेश के वेग अर्थात अगर उस आवेश का वेग v है, v वेग से वह आवेश गति कर रहा है तो F लॉरेंज बल F समानुपाती आवेश का वेग v। और चौथा है कि आवेश के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में यदि थीटा कोण बनता है तो F लॉरेंज बल F समानुपाती साइन थीटा। इन सब को यदि मिला दिया जाए तो हमारा सूत्र बन जाता है इन सब को मिलाने से लॉरेंज बल F समानुपाती Q B V साइन थीटा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी समानुपाती चिन्ह को बराबर लिखा जाता है तो वहां पर एक स्थिरांक आ जाता है जिसको कहा जाता है समानुपाती स्थिरांक। लिख देंगे जहां के एक समानुपाती स्थिरांक है। यहां अब B Q और V इसको इस प्रकार चॉइस कर लिया जाता है, इस प्रकार इनका मात्रक ले लिया जाता है कि यहाँ K का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो लॉरेंज बल F बराबर हो जाता है Q B V साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का स्टैंडर्ड सूत्र है। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर इतना बल लगता है। जहां इन सबके क्या क्या मान है? Q क्या है? आवेश की मात्रा। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
v क्या है, आवेश का गति। साइन थीटा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के गति की दिशा तथा आवेशित कण के गति की दिशा के बीच का कोण होता है। तो ये स्टैंडर्ड सूत्र होता है। अब यहां पुनः ये पूरा मान, लॉरेंज बल का मान इस थीटा पर निर्भर करता है। निर्भर तो वो इन चारों राशियों पर करेगा, लेकिन विशेष तौर से इस थीटा पर निर्भर करता है। तो इसके लिए यहाँ कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं उसको लिख लिया जाए। तो मैं लिख दे रहा हूं विशेष स्थितियां करके, इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे। क्योंकि ये बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। निश्चित तौर से बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन होगा। तो अब हम लोग जानेंगे विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां नंबर 1, यदि थीटा का मान 0, देखिए थीटा का मान ये 0 हो जाए, अर्थात आवेशित कण की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। लिख देंगे अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करे तो क्या होगा, थीटा बराबर 0, तो साइन 0 का मान हो जाता है 0। तो उस दशा में लॉरेंज बल का मान हो जाएगा 0, अर्थात उस आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी स्थिति क्या है, यदि थीटा का मान 90, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे तो थीटा का मान 0 90, तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो उस समय लॉरेंज बल का मान हो जाएगा QBV। ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम मान। साइन 90 का मान 1 हो गया, तो ये अधिकतम, ये मिनिमम, माने समांतर है तो मिनिमम माने कम से कम, शून्य से कम क्या हो सकता है। और दूसरा Q जब अगर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत आवेशित कण गति कर रहा है, तो उस इन दोनों के लंबवत जो बल इस पर कार्य करेगा वह QBV अर्थात अधिकतम बल होगा। इसके अलावा जो भी थीटा का मान होगा 0 और 90 के बीच में, तो उसका जो भी साइन थीटा का मान होता है उसके हिसाब से ये लॉरेंज बल सेट हो जाएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है दो समांतर धारावाही चालक। दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक के बीच, चालकों के बीच लगने वाला बल, अर्थात जो धारावाही चालक हैं वो दोनों समांतर हैं, तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा उसको आप जान लीजिए। मैं लिख दे रहा हूं, अब ध्यान देंगे। दो समांतर
धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल निकालना। तो हम मान लिए कि माना दो चालक ए बी और सी डी हैं, ये दोनों समांतर हैं और इनके बीच की दूरी r है। ए बी में I1 धारा बह रही है, I1 एम्पियर की धारा बह रही है, और सी डी में I2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो चालक ए बी में I1 एम्पियर की धारा बहने के कारण I1 एम्पियर, I2 एम्पियर और इनके बीच की दूरी r है। तो I1 धारा बहने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे आपको बताया गया कि एक है, मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र V1 है और इसका V2 है। तो इसमें जब हम I1 धारा बहवाएंगे तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में यह धारावाही चालक रखा गया है जो इसके समांतर है। तो इस पर, इसमें धारा I2 बह रही है, इसका चुंबकीय क्षेत्र B है। तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह निकाला गया है। किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर धारावाही चालक रखा गया है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो आपको बताया है μ0/4 पाई 2I/r, ये आपको बताया गया है IBL साइन थीटा से आपको बताया गया है। तो ये हो गया μ0/4 पाई 2I/r। ये B1 कितना चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न होगा ये निकाल लिया गया। यहां दूर से कट गया तो μ0I/2 पाई r। अब देखिए यह B1 की दिशा दूसरे चालक CD, यह मान लीजिए यह चालक AB है और ये दूसरा चालक CD है। तो दूसरा चालक CD जो है इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और जो कागज का तल है इन दोनों के लंबवत है, क्योंकि चालक CD चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा गया है और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस पर जो बल लगेगा वह बल होगा F बराबर I2 B1 L, IBL साइन थीटा से I2 B1 L साइन थीटा। अब यहाँ B1 का मान हम यहां से रख दिए। B1 कितना है μ0I/2 पाई r। तो μ0 यहां लिख दिया गया I1 μ0I1 L साइन थीटा, I2 तो यहाँ का है 2 पाई r। अब इसको हल कर दिया जाए तो कितना हो गया μ0/2 पाई r। μ0 यहाँ r छूट गया है, ये 2 नहीं रहेगा, यहाँ r रहेगा। μ0/2 पाई I1 I2 L। अगर साइन 90 क्योंकि लंबवत हो जा रहा है तो साइन 90 का मान हो जाता है 1। तो ये सूत्र हो गया, इस पर लगन दो समांतर धारावाही चालक के बीच कार्य करने वाला बल F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 L/r। चूंकि ये बल है तो इसका मात्रक होगा न्यूटन। इस सूत्र को आप याद करेंगे। अब μ0/2 पाई का मान आपको बताया गया है कितना होता है 10⁻⁷। तो आप चाहें तो इसका मान यहां लिख सकते हैं 10⁻⁷, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज तो यह तो हो गया AB पर इतना बल कार्य करेगा, इतना ही बल, ठीक इतना ही बल CD पर भी। CD जो दूसरा धारावाही चालक है इस पर भी उतना ही बल कार्य करेगा। तो इस सूत्र से हम लोग सीधे धारावाही चालकों के बीच कितना बल कार्य करता है इसको नोट कर लेंगे। अब एक चीज हम लोग जानेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नोट कर लीजिएगा इसको।
ये बल लारेंज बल तो हम लोग जान गए, लारेंज बल क्या होता है। अब जानना है कि ये जो लारेंज बल है इसकी दिशा का निर्धारण हम लोग कैसे करें। इसके लिए फ्लेमिंग साहब ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग महोदय ने जो यह नियम बनाया है बाएं हाथ का नियम, यह लारेंज बल की दिशा को बतलाता है। लिखेंगे यह लारेंज बल की दिशा को बतलाता है। कैसे बतलाता है? देखिए क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो हम अपना बायां हाथ ले लेंगे, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखा जाएगा कि मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतावे, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलावे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। ध्यान दीजिए कि यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा सहित परस्पर 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा अंगुली धारा की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप नोट करेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे सहित परस्पर 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा अंगुली धारा की दिशा, मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा की दिशा बतावे तथा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसको कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे सहित परस्पर 3 अंगुलियों को लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा की दिशा बतावे तथा तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। आप इसको ध्यान दे लेंगे। एक और नियम है जिसको कहा जाता है दाहिने हाथ के हथेली का नियम।
दाहिने हाथ के हथेली का नियम, वह भी लारेंज बल की दिशा को बतलाने में ही सहयोग करता है। मतलब हथेली का नियम क्या है? दाहिने, ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ के हथेली को हम इस प्रकार रखें कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो, अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो। तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावें और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतावे, तो उस चालक पर लगने वाला बल हथेली के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, हथेली के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होता है। आप इसको नोट भी कर लेंगे, मैं मौखिक बता दे रहा हूं। यदि दाहिने हाथ को सीधा इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा सभी अंगुलियों के परस्पर लंबवत हो, तो यदि अंगुलियां किसी चालक में चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतावे और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतावे, तो इस चालक पर लगने वाला बल हथेली के ठीक लंबवत ऊपर की ओर होता है। तो ये होता है दाहिने हाथ के हथेली का नियम। ये सारे नियम आपको बता दिए गए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा विद्युत मोटर और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को। तो जहां तक आज बताया गया है आप याद करेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। जो नहीं आएगा फोन करके पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। और अगले एपिसोड में जो बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षा में आता है, विद्युत मोटर, आपको डिटेल में बताया जाएगा। धन्यवाद।